नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बारी फिर से स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये मेरे दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब है। करीब इसलिए है क्योंकि ये मेरे होम टाउन की कहानी है। जो लोग नहीं जानते, काफ़ी लोग जानते हैं वैसे तो इस बात को, पर जो लोग नहीं जानते, चैनल पर नए जुड़े हैं या फिर कई वीडियोस आपने मिस कर दिए होंगे। मेरी पैदाइश जो है वो भागलपुर में हुई थी। भागलपुर बिहार, एक छोटा सा शहर, ना गांव बोल सकते हैं ना मेट्रोपॉलिटन सिटी बोल सकते हैं, एक छोटा सा शहर जो अगर आप बाइक लेके अगर आप घूमने के लिए निकलो तो आप आधे घंटे में पूरे शहर को देख के ख़त्म कर सकते हो, अगर मॉर्निंग आवर्स में निकलो दिन के टाइम पे बिना किसी ट्रैफिक के। ये वहाँ की कहानी है। थंबनेल देख के ऑब्वियसली यू नो कि मैं बात करने के लिए आया हूँ भागलपुर का जो आँखफोड़वा कांड है, जहाँ पे लोगों को अंधा किया जा रहा था, क्रिमिनल्स को, अपराधियों को, उसके बारे में बात करने के लिए आया हूँ। पर मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो को अंत तक इसलिए देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से नॉट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, दिस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन जिसके बारे में बात करने के लिए आया हूँ मैं, पर आपसे एक पर्सनल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ 2 बच्चों के बारे में जिनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। और वो हुआ था 1989 के दंगों के दौरान। वो इंसिडेंट मैं आप लोगों से शेयर करूंगा और फिर आपसे एक सवाल भी पूछूंगा और आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा इन केस यू वांट मी टू टॉक फर्दर अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, 1989 के जो दंगे हुए थे भागलपुर में। तो वो रिक्वेस्ट, जैसे मैंने कहा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बट हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट विथ ऑपरेशन गंगाजल, जो नाम दिया गया था इस सारे कांड को। उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं क्योंकि कई लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था। कई लोगों को ऑपरेशन गंगाजल या फिर आँखफोड़वा कांड भागलपुर का ये जो हुआ था उसके बारे में तब पता चला जब अजय देवगन की एक मूवी आई थी गंगाजल नाम से। उसके अंदर एक डायलॉग था, मेरे ख्याल में उन एक्टर का नाम मुझे सही तरीके से याद नहीं, बट आई थिंक मुकेश नाम है उनका, जो कई दूसरी मूवीज़ में भी आए हैं, गोलमाल जैसी मूवीज़ में वसूली भाई बनके। उन्होंने एक डायलॉग मारा था कि आँख दिखाता है। एक अपराधी ने जब वो अरेस्ट करके उसको जेल में लेके आए थे तो वो उनको ऐसे आँख घूर घूर के देख रहा था, तो वो चिल्लाते हैं कि आँख दिखाता है और वो गाली देते हैं। MC जो गाली है वो देते हैं। अब ऑब्वियसली उस मूवी के अंदर MC पूरा नहीं बोला गया, बट भाषा का प्रभाव दिखाने के लिए, उस इम्पैक्ट को दिखाने के लिए मादरजात बारबारी कहा जाता था पुलिस वालों के द्वारा। वही गाली दिखाई गई थी इस मूवी के अंदर। प्रकाश झा के द्वारा निर्देशित थी ये फिल्म। ये वहाँ से इंस्पायर्ड है। ये जो स्टोरी है ये वहीं से पिक करी गई थी। और इस मूवी को देख के काफ़ी लोगों के अलग अलग तरीके के ओपिनियन थे कि कई लोग इसके फेवर में थे कि हाँ भाई ये सही हुआ जो भी हुआ, और कई लोग ये भी कह रहे थे कि कानून कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता। लोगों के मिश्रित इमोशंस थे लोगों के। बट जो आपको यहाँ पे दिखाया गया एज एन ऑडियंस, जिन लोगों ने फिल्म देख के ओपिनियन बनाए, मेरे ख्याल में वो ओपिनियंस प्रॉपर तरीके से जस्टिफाइड नहीं है कंसिडरिंग द फैक्ट कि भागलपुर में उस तरीके के हालात कैसे थे। और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने, हालांकि जब ये कांड हुआ था तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, उसके काफ़ी वर्षों बाद मेरा जन्म हुआ था, बट मैंने भागलपुर को और बिहार को करीब से देखा है और वहाँ पे किस तरीके के क्रिमिनल्स का क्या प्रभाव रहा है, क्या शक्ति रही है उनकी, क्या इम्पैक्ट रहा है लोगों के लाइफ पे, उस बिहार की प्रोग्रेस के ऊपर, लोगों की प्रोग्रेस के ऊपर, वो मैंने नज़दीक से देखा है। तो मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आगे शेयर करूँगा। पर 1970s के एंड में और 80s के स्टार्टिंग में ये जो सारा का सारा कांड हुआ, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि पुलिस भी ऐसा कुछ कर सकती है। एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसको जिम्मेदारी दी गई है समाज में बुराइयों को रोकने की, वो एक्चुअली में ऐसा कोई कार्य कर सकती है जो कि कानून की नज़र में एक्चुअली में अपराध है। पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कई लोगों की ये फीलिंग्स होने के बावजूद उस समय जो जनता थी वो पुलिस के सपोर्ट में खड़ी हुई थी। और पुलिस के ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन हुई बाद में, जिसके बारे में विस्तारपूर्वक आगे बात करेंगे, उस समय पब्लिक जो है सड़क पे उतरी थी पुलिस वालों की सपोर्ट में। पुलिस, पब्लिक, भाई भाई, इस तरीके के नारे लगाए गए थे। अब ये मामला कैसे सामने आया, क्योंकि ऑब्वियसली पहले छुपा हुआ था ये, और जो आप लोगों को पता है कि अचानक से 80s में ऐसा होना शुरू हो गया, ऐसा नहीं हुआ था। और ये कांड जो है पुलिस के द्वारा शुरू नहीं किया गया था। पुलिस वॉज नॉट द इन्वेंटर ऑफ ऑपरेशन गंगाजल। ऑपरेशन गंगाजल जो है वो कहीं और से शुरू हुआ था। ये मामला कैसे सामने आया, ये मामला कैसे मीडिया में आया, ये मामला कैसे भारतीय संसद तक पहुँचा, उस समय की जो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इसके ऊपर क्या बोला, एक बहुत ही हास्यास्पद चीज़
वंस यू कंसिडर कि वो इंदिरा गांधी के द्वारा बोला गया था, और पार्लियामेंट ने किस तरीके से इस पूरी की पूरी घटनाक्रम से पल्ला झाड़ लिया था, उसके बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, वो फैक्ट्स जो आपको नहीं पता है और वो फैक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये आँख फोड़वा कांड एक्चुअली में है क्या, ऑपरेशन गंगाजल कहाँ से शुरू हुआ और इसका अंत किस तरीके से हुआ। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द डार्क सीक्रेट्स ऑफ ऑपरेशन गंगाजल। कहानी की शुरुआत 1979 से हुई थी। 1979 और 80s के आसपास में, जब जगन्नाथ मिश्रा बिहार के सीएम हुआ करते थे। जैसा मैंने आपको बताया, भारतीय जन कांग्रेस के लीडर थे। इनके भाई की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इन्होंने मेरे ख्याल में कार्यभार संभाला था, और उसी दौरान ये सारा का सारा कांड जो होना शुरू हुआ था। 79-80s के आसपास में, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, जैसे मैंने आपको बताया, उस समय बिहार के बारे में, और अगर बिहार को भी एक बार दरकिनार कर दो, सिर्फ भागलपुर पे ही कॉन्सेंट्रेट करके रखूँ मैं, भागलपुर के जो हालात थे वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। क्राइम, सरकार वहाँ पे किसी की भी रही हो, बोलबाला जो था वो गुंडों का ही चलता था, गैंगस्टर्स का ही चला करता था। क्राइम रेट जो था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था, इतना ज़्यादा कि उसको बेसिकली उसको मेजर कर पाना मुश्किल था। पर मैं आपको नटशेल में बताने की कोशिश करता हूँ कि लोग अपने घर से लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते थे, क्योंकि चलती हुई लड़कियों को उठा के उनका ऐसे ही सड़क पे ही कहीं किनारे में झाड़ियों में ले जाके रेप करके उनको फेंक दिया जाता था। बच्चों को फिरौती के लिए किडनैप कर लिया जाता था। किसी एक गैंगस्टर की किसी दूसरे के फॉलोअर से या किसी के इंसान से, किसी गली मोहल्ले वाले से दुश्मनी है तो उसको ऐसे ही सरेआम चाकू मार दिया जाता था। दुकानों के अंदर चिट्ठियाँ आया करती थी, और चिट्ठियाँ किस तरीके से आती थी? एक बंदा नॉर्मली दुकान पे चढ़ता था, एक लेटर देता था दुकानदार को, और उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती थी कि आपको इस तारीख को इतने बजे इतने पैसे तैयार रखने हैं। अगर वो आपने तैयार नहीं रखे तो आपके बच्चों को उठा लिया जाएगा, आपकी बीवी का रेप कर दिया जाएगा, या आके आपका कत्ल कर दिया जाएगा। ये बिहार के नॉर्मल सिचुएशन थे, एवरी डेज एक्टिविटी, जहाँ पे ये एक आम क्रिया थी। पब्लिक का एक्सपेक्टेशन हर दिन सुबह उठ के यही होता था कि उनके दिमाग में ये नहीं आता था कि आज शांतिपूर्वक दिन बीतेगा। उनके दिमाग में यही आता था कि आज एक दिन और अपनी ज़िंदगी को कैसे सफल बनाया जाए। सफल इन द सेंस कि कैसे इसको काट लिया जाए, कैसे ज़िंदा रह लिया जाए, कैसे मौत को, अपनी मौत को, बच्चों की मौत को, या फिर बच्चियों की इज्जत को कैसे बचाया जा सके, कैसे उस चीज़ को बरकरार रखा जा सके। अब जब ये क्राइम रेट बढ़ रहे थे तो ऐसा नहीं था कि पुलिस पूरी तरीके से शांत बैठी थी। पुलिस खानापूर्ति के लिए गिरफ्तारियां कर रही थी। पुलिस के ऊपर दबाव भी बहुत ज़्यादा था। पर उस दबाव के दौरान आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1980 की बात है, जहाँ पे उस साल में 1980 में भागलपुर जैसे शहर में, बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, भागलपुर जैसे शहर में, जो कि मैंने आपको बताया आधे घंटे में आप कवर कर सकते हो, 89 मर्डर हुए थे एक छोटे शहर के अंदर, जिसका रेडियस बहुत ही छोटा है। उसके अंदर 89 मर्डर्स होना, जो कि रिकॉर्डेड मर्डर्स थे, ये एक बहुत बड़ी बात है। वो मर्डर्स जो रिपोर्ट ही नहीं हुए किसी के डर के मारे, या किसी ने हिम्मत नहीं करी, वो रेप या वो फिरौतियाँ, वो किडनैपिंग जो कभी रिकॉर्ड ही नहीं, वो सारे के सारे क्राइम जो हैं बिल्कुल अलग हैं। इसी बीच में भागलपुर के पास एक एरिया है, करीबन 20-21 मिनट का बाइक से अगर आप निकलो, जैसे दिल्ली एनसीआर है, दिल्ली से आप नोएडा जैसे जाते हो, वैसे ही नाथनगर का एक एरिया पड़ता है जो भागलपुर से सटके ही है। वहाँ पे लोगों ने अपने घर से निकलना बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिया था, इन द सेंस कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनको जीवन शैली चलाने के लिए, चीज़ों को चलाने के लिए जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें चाहिए होती थी, उसको भी लाने से वो डरते थे। अध्यापकों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। बच्चे स्कूल आते ही नहीं थे, क्योंकि घर वाले उनको भेज ही नहीं पाते थे, क्योंकि हमेशा यही डर लगता था कि अगर बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया तो किडनैप हो जाएगा। और इसी वजह से भागलपुर के अंदर, बिहार के अंदर शिक्षा का जो ग्राफ था वो लगातार गिरता जा रहा था। पुलिस ने यहाँ पर भी भारी मात्रा में लोगों को, क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया, पर रिजल्ट जो था वही था, नील बटे सन्नाटा। अब इसी बीच क्या होता है कि भागलपुर के एक बहुत बड़े फैमिली के एक मेंबर का किडनैप हो जाता है। बहुत पैसे वाली फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ कोर्स। तो ऊपर से पुलिस के ऊपर प्रेशर आना शुरू होता है। अब पुलिस इस बारे में थोड़ी सक्रिय हुई थी, थोड़ा काम करने की कोशिश कर ही रही थी, कि अचानक से एक और भागलपुर से सटा हुआ एरिया है जिसका नाम है मुंगेर। मेरी मौसी का घर है, मेरी मौसी की शादी वहीं हुई थी। उन्होंने अपने जीवन के काफ़ी वर्ष वहीं पर बिताए हैं। करीबन अगर ट्रेन से आप जाओगे तो आपको 1 से 1.5 घंटे के आसपास का समय लगता है। भागलपुर से भी छोटा शहर। वहाँ से एक खबर सामने आती है।
खबर ये थी कि मुंगेर के पास एक आदिवासी समुदाय रहता था और वो समुदाय जो है आतंकियों से, मतलब जो गैंगस्टर्स थे, गुंडे थे, उनसे बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। उस परेशानी के बीच में एक बारी 6 गुंडे आते हैं और उन वहाँ पे वही लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। तो इनमें से आदिवासियों ने इन गुंडों में से 8 लोगों को पकड़ लिया और ख़बर ये आई कि 2 लोगों को वहीं मौत के घाट उतार दिया गया और 6 लोगों को अंधा कर दिया गया। उनकी आंखों के अंदर धारदार चीज़ों से प्रहार करके अंधा कर दिया गया और उनकी आंखों में तेज़ाब डाल दिया गया। आँख फोड़वा कांड जो है यहाँ से शुरू हुआ था। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि अगर आदिवासियों ने ऐसा किया तो इसको ऑपरेशन गंगाजल नाम कैसे दिया गया। जब ये कांड सामने आया, जब दैनिक अखबार में वहाँ पे एक खबर छपी कि आदिवासियों ने ऐसा कर दिया है, तो उसके बाद भागलपुर की एक धर्मशाला के अंदर इन आदिवासियों की और पुलिस वालों की और जनता की मीटिंग हुई थी और वहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि अपराधियों से छुटकारा पाने के लिए और क्राइम रेट को कम करने के लिए इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन गंगाजल। ऑपरेशन गंगाजल का ये जो पूरा का पूरा प्लान था यहाँ पे डिसाइड होता है, जो पहले कभी भी कहीं नहीं किया गया था। और जब ये चीज़ देश के सामने आई, इवेंचुअली जब इसका खुलासा हुआ था, तो कई लोग हैरत अंगेज रह गए थे, भौचक्के रह गए थे कि आखिरकार इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। ऑपरेशन गंगाजल का सबसे पहला फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड विक्टिम कौन था। बात है 25 अक्टूबर 1979 की। ये तारीख बताई जाती है जब भागलपुर का एक लोकल गुंडा था जिसका नाम था अर्जुन गोस्वामी। बहुत ही नामी, बहुत ही शातिर गुंडा। किडनैपिंग, रेप, फिरौती, मर्डर, कई तरीके के केसेस उसके ऊपर चल रहे थे, पर बड़े लोगों का हाथ होने की वजह से उसके ऊपर कोई भी उसको अरेस्ट नहीं कर पा रहा था। उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिलते थे, कोई विटनेसेस नहीं मिलते थे। तो एक बारी उसका जो एरिया था जहाँ पे वो रहता था, शाहकुंड नाम का, वहाँ से पुलिस वाले इसको उठा के इसको थाने में लेके आते हैं। अब थाने में लेके आने के बाद वहाँ पे कुछ औजार मंगवाए जाते हैं। सूजा करके एक बड़ी नोकीली सी चीज़ होती है, वो लाई जाती है। जो सर्जरी के अंदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं, धारदार चीज़ें, वो लाई जाती हैं। तेज़ाब लाया जाता है। और आपने देखा होगा जो कारीगर जो बोरियां और दरियां वगैरह सुई सिलते हैं, वो जो सुई होती है, आपने नोटिस किया होगा, बड़ी मोटी सी होती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग सी, लंबी सी, वो वहाँ पे लाई जाती है। ये सारा का सारा सामान, ये सारा का सारा औजार जो है पुलिस स्टेशन में लाया जाता है ये गोस्वामी की सेवा करने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया, गोस्वामी को थाने में लेके आते हैं। 2 पुलिस वाले इनके हाथ पकड़ते हैं, 2 पुलिस वाले इनके पाँव पकड़ते हैं। एक पुलिस वाला आता है, वो सूजा लेके इसकी छाती के ऊपर बैठता है और इसकी आंखें फोड़ देता है, आंखों के अंदर डाल के फोड़ देता है। अब उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद एक सिरिंज लाई जाती है। एक सिरिंज के अंदर तेज़ाब डाला जाता है, एसिड डाला जाता है और उस एसिड को उसकी आँख के अंदर घुसा के ये इंश्योर किया जाता है कि किसी भी तरीके से गोस्वामी को उसकी जो आंखों की रोशनी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। ऐसी कोई गुंजाइश ना रहे कि उसको कहीं से भी कुछ भी दिखाई दे रहा हो। तो ये सबसे पहला कांड जो हुआ था, ये हुआ था 25 अक्टूबर को। उसके बाद अगला नंबर आता है नौगछिया नाम का एक एरिया, जो अगेन भागलपुर से 1-1.5 घंटे की ड्राइव पर है। एंड नवंबर के आसपास की बात है, जहाँ पे कुछ क्रिमिनल्स को उठा के पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और इन क्रिमिनल्स की आंखों को उसी तरीके से फोड़ा जाता है जिस तरीके से गोस्वामी की आंखों को फोड़ा गया था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब आंखों को फोड़ दिया जाता था तो उसके बाद पुलिस वाले इस बात की पुष्टि करने के लिए 2 तरीके इस्तेमाल किया करते थे। एक तो खुद से उन अपराधियों से पूछा जाता था कि क्या तुम्हें कुछ भी दिखाई दे रहा है, और अपराधी कहते थे कि नहीं, अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर उनमें से कोई ये कह देता था कि हाँ अभी भी कुछ दिखाई दे रहा है, अगर आंखों की रोशनी बच गई है, तो दोबारा से उनकी आंखों के अंदर तेज़ाब ला के ऐसे ही फेंक दिया जाता था, जिसकी वजह से आसपास के एरिया भी जल जाया करता था, टू मेक श्योर कि उनकी आंखों की रोशनी 1% भी किसी भी तरीके से उनको कुछ दिखाई ना दे। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगले ही दिन यही पुलिस वाले इन लोगों को लेकर अस्पताल जाते थे। अब थाना और जेल अलग चीज़ होती है। थाने की जो कारावास होता है वहाँ पे रखना, प्रोसेसिंग के बाद फिर कोर्ट में हाजिरी के बाद जो जेल में भेजा जाता है, वो सारा का सारा प्रोसेस अलग है। ये 2 अलग लोकेशंस होती हैं। तो इनकी आंख फोड़ने के बाद अगले दिन इनको सुबह हॉस्पिटल लेके जाया जाता था और वहाँ पे इनका इलाज करवाया जाता था, मरहम पट्टी करवाई जाती थी, आंखों पे पट्टियाँ वट्टियाँ बांध दी जाती थी। इनको धमकी दी जाती थी पुलिस वालों के द्वारा कि किसी को भी बताने की हिम्मत मत करना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, जैसा कि फिल्म में भी दिखाया गया। यही बोला जाता था इन लोगों के द्वारा। अगर कोई सवाल पूछता था इनसे कि तुम्हारी आँख को क्या हुआ, तो ये यही जवाब देते थे कि हम तो बचपन से ही अंधे पैदा हुए हैं।
और ये बात शायद नोटिस नहीं भी होती, पर एक इंसिडेंट ऐसा होता है जिसकी वजह से ये सारा का सारा मामला जो है पब्लिक की नज़र में आता है। एक अपराधी था जिसका नाम था उमेश यादव। उमेश यादव सिर्फ 20 साल का था, बट बहुत ज़्यादा कुख्यात था, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था भागलपुर में। एक बारी वो अपने रिश्तेदारों के घर से कोई फंक्शन अटेंड करके घर वालों के साथ वापस आ रहा था अपने घर की तरफ। रास्ते से पुलिस वाले इसको उठाते हैं, अमरपुर थाने में लेके जाते हैं और अमरपुर थाने में इसके साथ वही किया जाता है जो दूसरे अपराधियों के साथ किया गया था। उसी तरीके से सूजे से इसकी आंखें फोड़ी जाती है, सिरिंज से एसिड डाला जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि वो अंधा हो चुका है। अच्छा, इन सब चीज़ों के मामले में जो वहाँ पे कुछ नाम आपको जानने की ज़रूरत है ताकि आप समझ सको परिप्रेक्ष्य क्या है और आगे उन लोगों के साथ लिपापोती क्या करी गई। बेसिकली भागलपुर से क्राइम मिटाने के लिए भागलपुर की पुलिस ने, बिहार की पुलिस ने एक ऐसा फैसला ले लिया था जो कि कानूनन गलत था बट इफ़ेक्टिव साबित हो रहा था। क्रिमिनल्स को डर लगने लगा था कि अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो कोई सुनवाई होने के पहले आंखों को फोड़ दिया जाएगा। उस समय भागलपुर के जो एसएसपी थे उनका नाम था वीडी राम। वो 1973 के आईपीएस बैच के अधिकारी थे और करीबन 9 से 10 महीने के आसपास भागलपुर उनका कार्यालय रहा। कार्यक्रम जो उनका ड्यूरेशन था, कार्यकाल था, वो 9 से 10 महीने के आसपास का था। अब एसएसपी रहने के बाद और ये सारा कांड होने के बाद उनके साथ क्या किया गया वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, बट ये नाम आपको जानने की ज़रूरत थी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे इस वीडियो के, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये नाम शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि आगे इस नाम के जो डिटेल दूंगा मैं आपको, आप उससे रिलेट कर सकूँ। कुछ नाम और है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं, जैसे कि लकी महतो, भोला चौधरी, अर्जुन गोस्वामी, काशी मंडल करके एक इंसान था, लखनपाल मंडल एक इंसान था। इस तरीके के लोग ये कुख्यात लोग थे जिनके साथ ये सारा का सारा कांड किया गया था। और आपको ये बता दूं कि करीबन 10 एक महीने का ये फेस चला था जहाँ पे 33 अपराधियों की आंखें फोड़ी गई थी। 33 अपराधियों के साथ ऑपरेशन गंगाजल इम्प्लीमेंट किया गया था और पुलिस अगले दिन जाके उसी तरीके से इनकी मरहम पट्टी कराती थी और आगे कोर्ट में पेशी के बाद इनको सेंट्रल जेल लेके जाया करती थी। सेंट्रल जेल में एक जो जेलर थे बच्चू लाल, उन्होंने ये चीज़ नोटिस करनी शुरू करी कि आजकल जो भी अपराधी यहाँ पर आ रहे हैं जिनको पुलिस के द्वारा लाया जा रहा है, उन सबकी आंखें फूटी हुई है या किसी ने फोड़ दी है, सबकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। और जब पट्टी खोल के देखी गई तो सबके जख्म के निशान एक ही तरीके के थे, क्योंकि एसिड ऑब्वियसली आप सिरिंज से डालो या ऊपर से डालो, आसपास का एरिया जो है वो जला हुआ था। उन्होंने उनसे कुछ जानने की कोशिश करी पर कैदियों ने कुछ भी बताने की उनकी हिम्मत हुई नहीं, तो उन्होंने उस बात को बच्चू लाल जी से उनसे कुछ भी शेयर नहीं किया। कैदियों से वो बार बार पूछते रहे। बच्चू लाल जी एक अच्छे इंसान थे, एक अच्छे जेलर थे, कैदियों की भलाई हमेशा चाहते थे, पर कैदियों ने कभी भी उनके साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी। तो बच्चू लाल जी ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हुए आईजी को एक लेटर लिखा और ये सारी की सारी चीज़ें बताई, पर उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। अब उधर से रिस्पॉन्स आया नहीं और इधर सारी का सारा ऑपरेशन गंगाजल जो है वो कंटिन्यूसली एक्टिव चलता रहा। और इसी प्रोसेस के दरमियान में एक बारी कुछ अपराधियों की पेशी होती है कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट के अंदर जब ये गए थे वहाँ पे, तो राम कुमार मिश्रा जो है वहाँ पे एक वकील हुआ करते थे। उन्होंने वहाँ पे नोटिस किया कि ये जो कैदी वहाँ पर आए हैं इनकी आंखों की पट्टी में से खून बह रहा है हल्का हल्का, और उनकी ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर कोई अंधा है तो उसके आंखों पे पट्टी क्यों बांधी गई है, और अगर नेचुरली अंधा है वो तो आंखों से खून क्यों रिस रहा है। उस खून ने उनको, उसकी वजह से ये सारा का सारा प्रोसेस जो है उसके ऊपर शक जाता है उनका कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो वो इसके बारे में छानबीन करना शुरू करते हैं, अपने सोर्सेस पुलिस स्टेशन में लगाते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, बट पुलिस तो खुद इस काम में लिप्त थी तो वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होते, कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अलग अलग जगह पे बातचीत करने की कोशिश करते हैं बट कोई इनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। 33 ऐसे कांड हो चुके थे। राम कुमार मिश्रा जी जो कि वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक चिट्ठी लिखी, पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और ये कांड चलता रहा। अब वकील साहब कुछ कर नहीं पा रहे थे, कुछ पता नहीं चल पा रहा था, तो उन्होंने पटना में एक इंडियन एक्सप्रेस में एक पत्रकार थे उस समय, उनका नाम था अरुण सिन्हा, बहुत ही क्रांतिकारी टाइप के इंसान। उनसे उन्होंने संपर्क किया और उनको इस बारे में अपना संदेह जो था उन्होंने उसको जाहिर किया कि इस तरीके की कोई एक्टिविटी भागलपुर में चल रही है, अगर आप हो सके तो इसके बारे में पता करिए। और उन्होंने ये भी बताया कि मैंने पुलिस वालों से बात करने की कोशिश करी है पर कोई भी कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऑप्शंस काफ़ी कम थे मिश्रा जी के पास और सिन्हा जी के पास टू फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन।
अब अरुण सिन्हा क्या करते हैं, वो पुलिस वालों के पास नहीं जाते, जो पुलिस स्टेशन वाले, वो जाते हैं सीधे सेंट्रल जेल जेलर के पास, बच्चों लाल जी के पास, और उनसे इस बारे में बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों लाल जी से जब ये मिलते हैं और उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस तरह की कोई घटना यहाँ पे चल रही है, तो बच्चों लाल जी इनिशियली इनको कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। पहला तो ये कि उन्हें इनके ऊपर यकीन नहीं था कि ये अरुण सिन्हा है कौन, कितना सही रहेगा बताना ना बताना, इन्फॉर्मेशन देना। लेकिन जब उन्होंने अरुण सिन्हा की पुरानी रिपोर्ट्स देखी, पुराने उनके लेख देखे, पुरानी उनकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो वो करते थे उसके बारे में उन्होंने जब पता करवाया और जब उन्हें यकीन हो गया कि एक ट्रस्टेबल इंसान है, तो इन्होंने अरुण सिन्हा को सारी की सारी चीज़ें बताने शुरू करी। बच्चों लाल जी ने एक और सिरहन पैदा करने वाली इन्फॉर्मेशन शेयर करी अरुण सिन्हा के साथ। ये सारा का सारा कांड तो बताया कि किस तरीके से लोगों को उठा के लाया जाता है, जेल में डाला जाता है, हाथ पैर पकड़ के उनकी छाती के ऊपर कोई एक इंसान बैठता है और किस तरीके से सूजा डाल के उनको अंधा किया जाता है, फिर सिरिंज के द्वारा एसिड डाल के उनकी आंखों को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाता है। आपको याद है मैंने ये कहा था कि 2 तरीके से चीज़ों की पुष्टि करी जाती थी। एक तो ये कि पूछ के कि क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, और अगर कोई कह देता था कि हाँ दिखाई दे रहा है तो उनको और अंधा कर दिया जाता था। उसमें जो दूसरा तरीका था वो था एक डॉक्टर आता था जो कि इन कैदियों से पूछता था कि तुम्हें कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। अब आश्चर्यजनक चीज़ ये है कि कुछ कैदियों को कुछ एक दिनों के बाद इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आंखें फोड़ दी गई है और एसिड डाल दिया गया है, हल्का हल्का दिखता था। तो जब डॉक्टर आता था और कहता था मैं डॉक्टर हूँ, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, तो कई 2-4 कैदियों ने ये कहा कि हाँ डॉक्टर साहब, कुछ हल्का सा रोशनी सा प्रतीत तो होता है, पर कुछ ऐसे दिखाई नहीं दे रहा, पर रोशनी सा प्रतीत होता है। वो बेचारे ये सोच के डॉक्टर्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे कि डॉक्टर हमारी मदद करेगा, पर डॉक्टर एक्चुअली फिर वहाँ जाता था और पुलिस वालों को बताता था कि इन कैदियों को अभी भी थोड़ा रोशनी का एहसास हो रहा है। फिर पुलिस वाले आते थे और फिर से एसिड डाला जाता था, जिससे उनके आजू बाजू की जो चमड़ियाँ हैं आँखों की, वो और थोड़ी जल जाया करती थी। ये सारा का सारा कांड जो है एक सिस्टमैटिक तरीके से रन किया जा रहा था, जिसमें एक डॉक्टर भी एक अहम भूमिका निभा रहे थे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन सामने आती है। अरुण सिन्हा जी इंडियन एक्सप्रेस में अपना आर्टिकल लिखते हैं जो कि 1980 के अंदर पब्लिश हुआ था, और उनका जो लेख था उसका टाइटल था आईज पंक्चर्ड ट्वाइस टू मेक श्योर एवरीवन इज़ ब्लाइंड, कि आंखों को 2 बारी फोड़ा गया ताकि ये मेक श्योर किया जाए कि वो अंधे हो गए हैं। पुलिस के ऊपर आरोप लगे तो पुलिस ने तो बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने ये कहा कि पुलिस का इसमें कोई भी रोल नहीं है, जो कर रही है पब्लिक कर रही है। अब पब्लिक अगर कर रही होती 1-2 केसेस माने जा सकते थे, पर यह मानना कि पुलिस हिरासत के अंदर 33 लोगों का पब्लिक ने आके आंखें फोड़ दी, ये किसी को भी हजम नहीं हुआ। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपती है, पूरे भारत के अंदर आग की तरफ फैलती है और ये मामला संसद तक पहुंचता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं संसद की बात करने के पहले, जगन्नाथ मिश्रा जो कि चीफ मिनिस्टर थे उस समय बिहार के, कांग्रेस के नेता थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पार्टी के एक नेता थे, उनका भी एक बड़ा सक्रिय रोल रहा था ये सारी की सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में, और पुलिस को वो बहुत तगड़ा सपोर्ट था उनके द्वारा भी। तो इनडायरेक्टली ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट था इस सारे एक्शन के लिए। अब बातें सामने आई तो जगन्नाथ मिश्रा जी ने भी अपनी क्या कहते हैं पल्ला झाड़ लिया। उनका और डीआईजी का एक जॉइंट स्टेटमेंट आता है जहाँ पे उन्होंने पब्लिक को इसके लिए जिम्मेदार कह दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा कोई रोल नहीं है, जो कर रही है पब्लिक कर रही है। पब्लिक क्रिमिनल से इतना ज़्यादा त्रस्त है कि उन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया है और इसके बारे में हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो नवंबर 1980 में इस लेख के बाहर आने के बाद, जैसे मैंने बताया, सबको इस बारे में पता चल चुका था और दिल्ली की सरकार से भी क्वेश्चंस उठाए जाने लगे थे। अब इन सब चीज़ों के बीच में क्या हुआ, बलजीत सिंह नाम का एक कैदी था जिसके साथ ये ऑपरेशन गंगाजल हुआ था। उसको बेल मिलती है और वो दिल्ली आता है अपने इलाज के लिए। एम्स में उसका इलाज चल रहा था। इलाज में एम्स के डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि कर दी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये फाइल कर दिया कि हाँ, इस इंसान की आँखें जो हैं फोड़ी गई हैं, एसिड डाला गया है, इसी वजह से इसका ये हाल हुआ है। उस इंसान ने वकील भी किया, बलजीत सिंह ने, वो केस लड़ने के लिए तैयार था। उसी दौरान 11 और ऐसे कैदी थे जिनको बेल मिली, ये भी दिल्ली आए। एम्स में इन्होंने अपने आप को एडमिट कराया और उनको भी इसी तरीके की मेडिकल रिपोर्ट मिली, जो कि सही भी थी, कि इनके साथ भी इस तरीके का कांड हुआ है। उन्होंने भी वकील हायर किया और यहाँ से एक सिलसिला शुरू होता है इनके एक लीगल जर्नी का। अच्छा, जब ये लीगल जर्नी शुरू हुई उस दौरान ये केस, जैसे मैंने आपको बताया था, कि ये संसद में पहुँचता है और संसद में उस समय की हमारी जो प्रधानमंत्री थी, महानायिका भारत की, वो एक स्टेटमेंट देती है अपनी दर्द भरी आवाज़ में कि मैं ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकती कि भारत का ही कोई एक इंसान, भारत का ही कोई एक नागरिक इस तरीके की कोई हरकत कर सकता है।
लेकिन ये भी कहा गया कि हमारा इसके अंदर कोई रोल नहीं है, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, ये विधानसभा का काम है, संसद का काम नहीं है। तो जो भी एक्शन लेना है विधानसभा ले, यानी कि बिहार गवर्नमेंट ले, हमारा इसके अंदर कोई रोल नहीं है। अच्छा, इंदिरा गांधी का ये कहना कि मैं हैरत अंगेज़ हूँ कि भारत का कोई नागरिक ऐसी कोई हरकत कर सकता है, वो एक बहुत ही दकियानूसी और बहुत ही बेतुके से कॉन्वर्सेशन या स्टेटमेंट लगा मुझे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इसने आगे जाके हिंदुस्तान में जो इमरजेंसी लगाई और इसके बेटे ने, संजय गांधी ने, किस तरीके का प्रकोप जो है भारत की जनता के ऊपर निकाला था, लोगों को अरेस्ट करके उनको कैस्ट्रेट करना एंड ऑल दोस थिंग्स। पर इंदिरा गांधी के बारे में ज़्यादा नहीं बात करना चाहता, मैं वीडियोस बना चुका हूँ, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, अगर वहाँ पे डालना मैं भूल जाऊँ तो। अगर आप इंदिरा गांधी स्टाइल लुक सर्च करोगे, सोनिया गांधी स्टाइल लुक सर्च करोगे तो आपको कांग्रेस के इन बड़े नेताओं के बारे में भी जो डार्क सीक्रेट्स हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। एनीवेज, तो केंद्र सरकार के द्वारा बिहार सरकार के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाला जा रहा था कि कोई तो एक्शन लो, तो बिहार सरकार एक्शन लेती है। और वो एक्शन क्या था उसको सुन के आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। लोग ऐसा, मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि ये जो कैदी थे जिनकी आंखें फोड़ दी गई थी, इनको लाइन अप करवाया जाता है, ये अंधे थे, और इनके सामने उन पुलिस वालों को लाया जाता है जिनके ऊपर आरोप लगा था कि ऑपरेशन गंगा जल इन्होंने ही एग्जीक्यूट किया है। और इनसे पूछा जाता है, कैदियों से, कि क्या ये वही पुलिस वाले हैं जिन्होंने तुम्हारे आंखें फोड़ी हैं। अब मुझे नहीं पता ये मजाक था या क्या किया गया था कि अंधों के सामने उन पुलिस वालों को खड़ा करके ये पूछा जा रहा था कि क्या ये वही हैं जिन्होंने तुम्हारा ये हश्र किया है। फ्रैंकली स्पीकिंग, इट सीम्स लाइक अ जोक, एक तरीके का मजाक, एक भद्दा मजाक था ये, और कुछ भी नहीं था। अच्छा, इस बीच और क्या किया गया पुलिस, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, कि 15 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया। अब आपको लगा होगा सस्पेंड कर दिया, अच्छी बात है, पर सस्पेंड करने के 3 महीने बाद ही इनके सस्पेंशन को ख़त्म कर दिया गया और इनको वापस फुल सैलरी के साथ रीइंस्टेट कर दिया गया। जो वीडी राम जी, जो उस समय एसएसपी थे, उनका ट्रांसफ़र किया गया और उनको बना दिया गया डीजीपी, यानी उनको प्रमोशन दे दिया गया। बाद में जब वो रिटायर हुए तो झारखंड से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा इलेक्शन भी लड़े थे मेरे ख्याल में, और जीते भी थे, तो उनका करियर तो एज इट इज़ सॉर्टेड था। खैर, वो तो चलता रहता है, उसके बारे में तो क्या ही बातें करने। भारत के पॉलिटिक्स का जो पॉलिटिकल गेम है वो इसी तरीके से आगे बढ़ता है। इन विक्टिम्स को क्या मिला? इन विक्टिम्स को मिला 15,000 रुपये का कॉम्पनसेशन, 15,000 रुपये का कॉम्पनसेशन और 500 रुपये का पेंशन, कि हर महीने आपको 500 रुपये मिलेंगे, जो आज तक लागू है। पर इनका ये कहना है कि ये पेंशन भी जो है 3-3, 4-4 महीने में एक बार ही आती है, जिसको बढ़ा के अब 700 रुपये कर दिया गया है। 18 लोग उन 33 लोगों में से अभी भी जिंदा हैं, बाकी के लोग मर गए हैं, और बाकी के जो लोग हैं उनका घर 750 रुपये की एक पेंशन पे चलता है, जो कि उनको इसलिए दिया गया क्योंकि सरकारी कर्मचारियों ने कानून अपने हाथ में लेके इनके ऊपर ऑपरेशन गंगाजल एग्जीक्यूट किया था। अब यहाँ पे जनता का क्या रोल था? पुलिस के खिलाफ जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, जब एक्शन लिया जा रहा था, तो जनता जो है नाराज़ थी और सड़क पे पुलिस के सपोर्ट में आ गई थी। ये पहला इंसिडेंट था जब जनता एक्चुअली पुलिस को सपोर्ट कर रही थी, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि पुलिस, जनता, भाई भाई, इस तरीके के नारे लगाए गए थे, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि बिकॉज ऑफ ऑपरेशन गंगाजल भागलपुर के अंदर क्राइम जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, क्राइम रेट जो है काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था। क्राइम रेट किस तरीके का था वो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो पब्लिक के मन में एक्चुअली पुलिस के लिए एक स्नेह का माहौल आ गया था, स्नेह भाव आ गया था कि ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और हमें इस त्रासदी से बचाने के लिए और कोई ऑप्शन है ही नहीं। जो जेलर थे सेंट्रल जेल के, बच्चू लाल जी, उनको बर्खास्त कर दिया गया और ये कहा गया कि आपने अपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, आपने अपने सीनियर्स को इस बारे में ना बता के अपना वर्जन जो है अखबार में आपने डाल दिया, और पुलिस, मतलब ऊपर के जो अधिकारी हैं उनको नहीं बताया कुछ भी। जबकि बच्चू लाल जी ने आईजी को लेटर लिखा था, जैसे मैंने आपको बताया, पर रेस्पॉन्स कुछ भी नहीं आया था। तो बच्चू लाल जी के करियर को वहीं पे ख़त्म कर दिया गया था। कहा यह भी जाता है, कई लोगों का अंदेशा ये भी है कि जो पुलिस वाले हैं वो रैंडमली लोगों को उठा के आग फोड़वा कांड कर रहे थे, गंगाजल, ऑपरेशन गंगाजल कर रहे थे। कई लोग इसमें से अपराधी थे, कई लोग अपराधी नहीं भी थे, निर्दोष भी थे। सिर्फ अपने नंबर्स को पूरा करने के लिए और एक खौफ फैलाने के लिए पुलिस वालों के द्वारा ऐसे एक्शन लिए जा रहे थे, अपना प्रमोशन पाने के लिए, अपने गोटियां सेट करने के लिए। पुलिस वालों का ये कहना था कि ऐसे किसी भी अपराधी के साथ जिसके ऊपर ऑपरेशन गंगाजल एग्जीक्यूट किया गया, उसके साथ कोई भी किसी भी तरीके की एक इमोशन दिखाना या फिर उनसे स्नेह दिखाना गलत है, क्योंकि ये सारे के सारे कट्टर अपराधी हैं।
रेपिस्ट्स हैं, हत्यारे हैं, फिरौती लेके, एक्सटॉर्शन लेके लोगों के जीवन को ख़राब करने वाले लोग हैं। तो पुलिस अपना वर्जन रख रही थी, जनता अपना वर्जन रख रही थी। पर उस दौरान बेसिकली सारा का सारा कांड जो है इस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था। भागलपुर बेसिकली फेमस है अपने सिल्क के लिए, आज भी फेमस है, अपने बुनकरों के लिए आज भी फेमस है। पर भागलपुर दो और चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो ये आग फोड़वा कांड और दूसरा 1989 के जो दंगे हुए थे। ये वो पार्ट है वीडियो का जिसके लिए मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। 1989 में भागलपुर में कुछ दंगे हुए थे जो मेरे पैदा होने के बाद हुए थे। मैं काफ़ी छोटा था, मतलब ऐसे मेमोरीज़ हैं, मेमोरीज़। हमारे स्कूल में मतलब ऐसे धुंधली सी चीज़ें, मतलब चित्र है मेरे दिमाग में। नॉर्थ ईस्ट के दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, भाई बहन। भागलपुर के दंगों के बाद जब मैं पहली बार स्कूल गया था तो हमें जो रिक्शा वाला भाई लेने के लिए आता था, एक अंकल जी थे जो हमें स्कूल ले जाते थे और लेके आया करते थे। वो जब हमें पहले दिन लेने के लिए आए दंगों के बाद, जब चीज़ें खुली, नॉर्मल हुई, तो उनका जो शर्ट था वो खून से लथपथ था। और उसको देख के मैं आश्चर्यचकित था कि व्हाट द फक। मैंने उनसे पूछा भी कि अंकल आपके ये खून कहाँ से आया? तो वो सिर्फ रोए थे हमारे सामने, उन्होंने कुछ कहा नहीं था। और मेरा अगला सवाल उनसे ये था, जो नॉर्थ ईस्ट के जो दो भाई बहन थे, छोटे बच्चे, कि टीपू कहाँ है? टीपू नाम था उस लड़के का, कि टीपू कहाँ है? उन दंगों में, 1989 के दंगों में, टीपू के घर के अंदर घुस के, उनके फादर नहीं थे, उनकी मम्मी वहाँ पे एक सैलून चलाया करती थी, उनके घर में घुस के उसकी माँ का रेप किया गया, कत्ल किया गया। और उन दो छोटे छोटे बच्चों को, जो हमने सिर्फ सुना है, जो हमारे थोड़े बड़े होने के बाद हमारे माँ बाप ने हमसे शेयर किया, चाकू से चीर चीर के, घोप घोप के उन दो छोटे बच्चों का कत्ल कर दिया गया था। ये मेरी मेमोरीज़ हैं भागलपुर की 89 के दंगों की, जो हमने अपने घर वालों से सुनी है थोड़ा होश संभालने के बाद। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ, पर जैसा कि कई बार आपने इस चैनल के ऊपर देखा है, ऐसे वीडियोस के ऊपर सपोर्ट कम मिलता है, बॉलीवुड के ऊपर ज़्यादा मिलता है। तो हिम्मत होते हुए भी उन इमोशंस को शेयर करने की हिम्मत नहीं होती, मतलब मन करते हुए भी। बट शायद मैं उसके बारे में बात करूँगा, वो वीडियो बनाऊँगा। अगर आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ तो एक बार ही कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी लोग कमेंट करके बोलेंगे कि हाँ भाई बनाओ, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उस वीडियो को देखो। अब ये वापस से अगर हम ऑपरेशन गंगा जल के बारे में बात करें, कई लोगों का, जैसे मैंने कहा, मिक्स्ड इमोशंस थे कि सही हुआ, गलत हुआ। हमारे लिए बैठ के ओपिनियन देना बहुत इजी होता है कि नहीं यार, कानून अपने हाथ में कोई कैसे ले सकता है, जो कि सही भी है एक तरीके से देखा जाए तो। एक सिस्टम है सोसाइटी का, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी को रन करने का। बट ये चीज़ आप उन लोगों को कैसे बोलो जिनके बच्चों का किडनैप होता था, मर्डर होता था, जिनकी छोटी छोटी बेटियों का रेप कर दिया जाता था, जंगल के किनारे उनको फेंक दिया जाता था। हाउ डू यू टेल देम कि पुलिस जो कर रही है वो गलत कर रही है? ये एक ऐसी catch-22 वाली सिचुएशन थी ऑपरेशन गंगा जल, जो कानूनन गलत था, पर शायद उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ तक अगर वीडियो को देखा है तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। इफ़ यू वॉच द वीडियो, कमेंट करें ताकि एंगेजमेंट बढ़े। अपने सोशल मीडिया पे अगर आप 3 लोगों को भी रिक्वेस्ट करोगे चैनल पे जुड़ने के लिए, और वो चेन बना के अगर आप आगे बढ़ाओगे, तो चैनल को हम आगे लेके जा सकते हैं। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहो तो चैनल का मेंबर बन सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है। पर ऑपरेशन गंगा जल के बारे में आप क्या सोचते हो? 1989 के दंगों के बारे में अगर हम बात करें तो क्या आप उसको सपोर्ट करोगे? ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। पर आज समय देने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।